हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर पे। हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैन एंड वर्क फॉर ओएसएससी जेई 2022 अरिथमेटिक क्लासेस, ओएसएससी जेई 2022। अब अपना ओएसएससी जेई 2022 का जो हमारा क्लासेस चल रहा है कॉन्सेप्ट डिकोडर पे आपके लिए, उसमें जो फी स्ट्रक्चर है 1499 फॉर नॉन टेक ओनली, 3499 for tech plus non-tech both. Okay, डाउनलोड दी कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे, आपको क्लासेस दिखेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। ये जो अपना नॉन टेक्निकल है काफ़ी एफिशिएंट है, विद वेरी एफिशिएंसी, और आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो, बिफोर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट। लेट स्टार्ट विथ टुडेज कॉन्सेप्ट। सारा डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए आपके लिए। वेल, तो टाइम मैन एंड वर्क, ये चैप्टर बता दूं, घबराने का नहीं है, सिंपल टॉपिक है। और अरिथमेटिक का जो आपका वेटेज है ना, 45 क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जामिनेशंस में आउट ऑफ 150। सो अरिथमेटिक टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसमें से ये वाला टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। टाइम, टाइम का मतलब आप क्या समझते हो? समय, वक्त। ओके, तो टाइम का यूनिट कैसा कैसा हो सकता है? आवर्स में हो सकता है, होगा ना, डेज में हो सकता है टाइम का यूनिट, वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, एनी फॉर्म, क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में टाइम का यूनिट दिया जा सकता है। तो ये आपका टाइम। मैन मतलब, देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक में मैन लिखा हुआ है, मैन मतलब नॉट ओनली बॉयज, आप, है ना, मैन मतलब नॉट ओनली बॉयज। मैन मीन्स, यहाँ पे जो ये जो मैन लिखा गया है, इसका बेसिक मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल जो है क्वेश्चन में जेंडर बेस हो सकता है, जैसे कि जेंडर बेस मतलब मैन एंड वुमेन दोनों, वो पीपल है। या फिर आपका वर्क क्वालिटी बेस हो सकता है। वर्क क्वालिटी बेस करने का मतलब है स्किल्ड आपको दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का कैटेगराइजेशन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड हो गए, या अनस्किल्ड हो गए, अनस्किल्ड मेंस। समझ रहे बात को? ये चीज होती है आपकी ये पीपल। तीसरा एक टर्म जो जनरली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा नहीं, बट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त उस टर्म का काफी ज्यादा यूज करेंगे, एंड दैट इज योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना काम कर पा रहा है। जो ज्यादा काम कर पा रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है ना। तो कम समय में जो ज्यादा काम कर पा रहा है, या फिर मान लो किसी दो पर्सन का एफिशिएंसी आपको कंपेयर करना है, टाइम है सेम 10 आवर, तो 10 आवर में कोई ज्यादा काम किया तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा है ना। तो एफिशिएंसी मींस व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस वाले चैप्टर के अंदर हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा था, उसका काफी ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, बाय यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स ओनली, हम अभी आपको फॉर्मूला डेवलप करके बताएंगे। ओके, सबसे पहले एक चीज मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, याद करो। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था? प्रोपोर्शन का मतलब ये था स्टडिंग द चेंज पैटर्न, है ना। कोई मान लो कोई दो क्वांटिटी, अगर मैं किसी दो क्वांटिटी का अगर बात कर रहा हूं और उसके बीच में प्रोपोर्शन का बात करूंगा, प्रोपोर्शन बेसिकली दो ही तरह का है। कौन सा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, यही दो प्रोपोर्शन है। तो मान लीजिए किसी दो क्वांटिटी के बीच में अगर मैं प्रोपोर्शन का बात कर रहा हूं, तो आपको यह समझना है कि वही दो क्वांटिटी चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? जिस जिस दो क्वांटिटी के बीच में आप प्रोपोर्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप यही, आपको दिमाग में यही समझना है कि उन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में चेंजिंग हो रहा है, उसी में चेंज पैटर्न है, और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं क्वेश्चन में, वो सारा का सारा कांस्टेंट है। यही है सीधा सा मतलब। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ आपको बेसिक चीज बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ मेन है, मैं आपको प्रोपोर्शन दिखाता हूं कैसे होता है।
आपके पास कुछ मैन है और ये मैन कुछ वर्क करते हैं। ये मैन क्या करते हैं? कुछ वर्क करते हैं। नाउ लेट्स सपोज अगर मैं एक चीज बताऊं, ये आपके पास पहले कुछ मैन है और वो कुछ वर्क करते हैं। मैं अगर बोलूं मोर मैन अगर हो गए तो मोर वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? समझो बात को। पहले कुछ मैन थे, वो कुछ वर्क करते थे। अब क्या किया, ज्यादा मैन हो गए तो वो ज्यादा वर्क करेंगे ना। तो अगर इस केस में अगर मैं प्रोपोर्शन कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनाऊंगा मैं बनाऊंगा m1 बाई w1 इक्वल टू m2 बाई w2। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म, लेट्स सपोज एफिशिएंसी और वर्क के बीच में चलते हैं। एफिशिएंसी और वर्क, आप एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे हैं। वर्क देखिए, वर्क जो है ना डिफरेंट तरह का हो सकता है। आप क्वेश्चन में देखे होंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, केवल वही वर्क नहीं है, बहुत अलग अलग तरह का वर्क हो सकता है। जैसे कि आप मतलब चल रहे हैं तो वो भी एक तरह का वर्क है। आप यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर चले या फिर और कहीं 10 किलोमीटर चल रहा है तो वो भी एक तरह का वर्क है। या फिर आप जैसे अपना किताब पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ पेजेस यू आर टर्निंग, आप कितना पेज उल्टा रहे हैं, वो भी एक तरह का वर्क है। वर्क है डिफरेंट फॉर्म्स। आपको बस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज को हम वर्क कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा? हरदम कोई जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल के फॉर्म में ही दिया होगा, ठीक है, या फिर रूम बनाने के फॉर्म में ही दिया होगा, घर बनाने के फॉर्म में ही दिया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या फिर क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि इतना वर्क वर्क टर्म भी यूज करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा हाई लेवल का अगर क्वेश्चन बनाएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। वर्क को कभी कभी हमें आइडेंटिफाई भी करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे थे, तो अगर एफिशिएंसी हो गया ज्यादा तो क्या आप वर्क भी ज्यादा कर पाओगे? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E1 बाई W1 इक्वल टू E2 बाई W2, यही बन जाएगा। बताओ। यस, ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट फॉर्म, लेट्स सपोज आपके पास कुछ टाइम में आप कुछ वर्क कर पाते थे, कुछ टाइम में आप कुछ वर्क कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास टाइम ज्यादा है, मोर टाइम, देन यू कैन डू मोर वर्क। सिंपल सी बात है। इन a certain amount of time, if you are able to do certain amount of work, then if the time increases, then definitely you will be able to do more amount of work. So the change pattern is one thing increases means another also increases. एक कोई बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, means more work means more time more work. So direct proportion. ओके, अब ये टाइम को आप किस फॉर्म में लेंगे, डे में लेंगे या आवर में लेंगे, जो भी मतलब जिस भी फॉर्म में ये टाइम का यूनिट होगा उसी फॉर्म में आपको लिख लेना। जैसे डे में लेंगे तो D1 बाई W1 इक्वल टू D2 बाई W2, इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आवर में अगर है तो H1 बाई W1 इक्वल टू H2 बाई W2। ऐसा जो भी आपका टाइम का यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। फोर्थ नंबर ऑफ फॉर्म, फोर्थ देखिए, फोर्थ फॉर्म, अभी ये सब तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपका एग्जांपल दिया। लेट्स सपोज अगर हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस पे चलेंगे, इफ वी गो ऑन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो कैसे बनेगा? देखिए, लेट्स सपोज मैन है, कुछ मैन मिलके कुछ काम कर पा रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में। सुनना, कुछ मैन मिलके कुछ एक काम कर पा रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम में। अभी आपने क्या किया, सडनली ड्यूरिंग दी वर्क व्हाट यू हैव डन, यू हैव इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मैन, मींस मोर मैन आपने कर दिया। तो अगर नंबर ऑफ मैन आपने बढ़ा दिया तो क्या टाइम लेस हो जाएगा? नंबर ऑफ मैन अगर हम बढ़ा देंगे तो टाइम लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैन बढ़ा रहा है तो टाइम लेस हो रहा है, मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो क्या यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फॉर्मूला में कैसे बनाऊंगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ऐसा। दिस इज योर फोर्थ फॉर्म, ठीक है।
इसी तरह से फिफ्थ फॉर्म में अगर हम चले, फिफ्थ फॉर्म, तो वो फिफ्थ फॉर्म अपना क्या होगा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और टाइम को कंपैरिजन करते हैं। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी के साथ आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क कुछ दिन में कंप्लीट कर पा रहे थे, अगर सडनली आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया तो वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क, यहाँ पे वर्क वगैरह सब कांस्टेंट है, मैंने बोला अगर कोई दो चीज के बारे में आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके बीच में प्रोपोर्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो अगर जितने भी चीज है वो सारे कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क करना है वो कांस्टेंट है ना। तो विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी अगर आप कुछ डे में कुछ वर्क कर पा रहे थे, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, तो अगर एफिशिएंसी आपकी बढ़ा दी गई, इफ योर एफिशिएंसी हैज बीन इंक्रीज्ड, देन टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस। तो क्या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, समझ रहे हो। तो इसका फॉर्म में कैसा बना पाऊंगा, E1 D1 इक्वल टू E2 D2। ये डी में लिख रहा हूं, टाइम मतलब डे में लिख रहा हूं, है ना। टाइम यूनिट आवर में भी हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, तो वो हमको ऑब्जर्व करना है, उसका यूनिट जो भी होगा, समझ रहे हैं। तो ये मैं आपको बेसिक फॉर्मूला कैसे बनता है वो सिखा रहा हूं। तो ये आपका डिफरेंट 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं टाइम एंड वर्क में। ये प्रोपोर्शन, हम प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज करते हैं, 3 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 2 इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसी से सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इससे ज्यादा बाहर अपने को जाना नहीं है, जाएंगे जहां रिक्वायर्ड पड़ेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। अभी मान लो आप बोलोगे सर इतना सारा 5 डिफरेंट फॉर्म मेरे को याद रखने में दिक्कत होगा सर, आप ऐसा ही काम करिए मेरे लिए कि ये सभी 5 डिफरेंट फॉर्म को कंबाइन करके एक फॉर्मूला मुझे बना दीजिए। तो वो फॉर्मूला भी अपने पास है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल। और वो फॉर्मूला चेन रूल कैसा होता है, M1 E1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 E2 D2 H2 बाई W2। दिस इज योर चेन रूल। वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। यहाँ पे M क्या है, मेंस है, M मतलब मैन हो गए, मतलब वर्कर्स, पीपल्स। E मतलब एफिशिएंसी हो गया उनका, D मतलब डे हो गया, और H मतलब आवर की फॉर्म में, ये भी टाइम है, आवर के फॉर्म में लिख लिया, और ये W क्या है, वर्क। समझ में आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज चेन रूल, ठीक है। अब एक चीज और, एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, एक लॉजिक बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं, एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, सुनिए, आपको अगर कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है तो एक चीज सुनिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो भी होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जितने भी होंगे वो सब डिवाइडेड फॉर्म में रहेंगे, डिवाइडेड फॉर्म में रहेंगे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जितने भी होंगे उनको हमको इनटू फॉर्म में लिखना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इनटू फॉर्म। तो जो शॉर्टकट अपना बनता है DDII, ये अपना शॉर्टकट बनता है, लॉजिक बनता है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन डिवाइडेड फॉर्म, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इन इनटू फॉर्म। समझ गए, ये पहला सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन डिवाइडेड फॉर्म एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इन इनटू फॉर्म। तो देखिए हमने वही तो किया था इससे पहले, अभी आप देखिए जितने भी अपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले केसेस थे उसमें डिवाइडेड फॉर्म में चला, ये देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिवाइडेड फॉर्म में आ गया फॉर्मूला, और जो भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन थे जैसे यहाँ पे, तो ये इनटू फॉर्म में आ गया था अपना फॉर्मूला, है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। दिस इज सम बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क। और ये बेसिक नॉट ओनली इस चैप्टर के लिए है, आगे जो हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वहां पर भी यूज होता है, पाइप एंड सिस्टम्स वहां पर भी यूज होता है। ये सारा चैप्टर अपना इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं एक ग्रुप में स्टार्ट कर रहा हूं इनको। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको सीख के रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप कॉपी पे राइटिंग कर रहे होंगे, तो ठीक है, राइटिंग कर लीजिए, नहीं तो ये PDF तो मैं आपको जनरेट करके प्रोवाइड कर ही दूंगा।
लेकिन फिर भी अगर आप लिख रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख लीजिए अच्छे से। पॉज करिए वीडियो को, लिखिए सेकंड पेज, पॉज कीजिए वीडियो को, लिखिए थर्ड पेज, पॉज कीजिए वीडियो को, लिखिए फोर्थ पेज, ये भी लिख लीजिए। चलिए लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, सो जय श्री राम बोला जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, जय जगन्नाथ। 36 men can do a work in 25 days, comma, how many more men will be required to do the same work in 15 days? जो ऑप्शंस है 60, 24, 18, 23, ऐसा फाइंड आउट करो, ट्राई करो, कैसे करोगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। 36 men can do a work in 25 days, so how many more men will be required to do the same work in 15 days? क्या होगा, क्या होना चाहिए आंसर? आर यू एबल टू आंसर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने एलिमेंट है। पहले तो ये फोकस करो एक बार। टोटल देखो, मेरे को एक एलिमेंट मैन दिख रहा है, दूसरा एलिमेंट दिख रहा है डेज, तीसरा एलिमेंट दिख रहा है, देखिए वर्क। 36 मैन कैन डू ए वर्क in 25 days. How many more men will be required to do the same work in 15 days? मतलब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं इन टोटल, men, day एंड वर्क। और ये रिलेशनशिप जरा आइडेंटिफाई करो। अच्छा चलो पहले चेन रूल को यूज करते हैं। तो अपना चेन रूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? चेन रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या? अपना फॉर्मूला m1 d1 बाई w1 इक्वल टू m2 d2 इंटू w2। हम ऐसा लिख सकते हैं। रिमेनिंग थिंग तो है ही नहीं, रिमेनिंग थिंग तो इग्नोर करेंगे, जो चीज क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको लेंगे ही क्यों। तो सिंपली अब यहाँ पे देखो w1 इक्वल टू w2 है, क्यों? सेम वर्क बोल रहा है ना वो, सेम वर्क। तो फॉर सेम वर्क मीन्स w1 इक्वल टू w2, द वर्क इज सेम। समझ में आ रहा है? तो ये 1 हो जाएगा, 1 1 दोनों कैंसिल, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या? आपको निकालना क्या है? 25 मैन है, सॉरी 36 मैन है, और ये एक पर्टिकुलर वर्क को अगर कर पा रहे हैं कितने दिन में? 26 डेज 25 डेज में। 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू व्हाट? m2 इंटू d2। 15 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितना मैन चाहिए होंगे सेम वर्क को, यही निकालना है। सॉल्व करेंगे तो m2 क्या आ जाता है? m2 आ जाएगा 25 बाई 15 इंटू 36, ये आ जाता है 60। तो आपको सेम वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए 60 मैन चाहिए होंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा 60? नो। बी स्मार्ट। मैंने वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, तो पहले से 36 मैन तो अवेलेबल थे, तो मेनी मोर मैन, मोर कितना चाहिए? मोर मैन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 60 माइनस 36 इक्वल टू 24 आ जाता है। लाइक दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट या इनवर्स? देखो दो ही एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट के बीच में चेंज पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट तो है तीन, लेकिन तीसरा एलिमेंट है कांस्टेंट। वर्क इज कांस्टेंट ना, दिस इज योर वर्क इज कांस्टेंट। तो जो चेंज पैटर्न है वो बेसिकली दो एलिमेंट के बीच में ही है। तो ऐसे केसेस में हमको चेन रूल यूज करने का जरूरत भी नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज द रिलेशनशिप, जो प्रोपोर्शन वाला रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे किस तरह का प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पे। क्यों? कुछ मेन है वो सम अमाउंट ऑफ वर्क को, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क को कुछ डे में कंप्लीट कर देंगे। नाउ अगर आपको 15 दिन में सेम वर्क को कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली मैन बढ़ जाएगा। मतलब अगर टाइम कम होगा तो कोई दूसरा चीज बढ़ेगा, मतलब एक चीज कम हो रहा है तो दूसरा चीज बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप इज इनवर्स, इट्स नॉट सेम रिलेशनशिप ना, अपोजिट रिलेशनशिप। वन इज इंक्रीजिंग देन अनदर इज डिक्रीजिंग, इनवर्स रिलेशनशिप। लॉजिक जा रहा है दिमाग में, आराम से सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपना काम है पढ़ाना, बस लॉजिक एस्टेब्लिश करिए, है ना। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इनवर्स रिलेशनशिप है? सो जैसे आप आइडेंटिफाई कर लिए कि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। 25 मैन अगर एक पर्टिकुलर 25 डेज में
एक पर्टिकुलर वर्क को 36 मैन मिलके खत्म कर पा रहे हैं, तो 15 डेज में उसी पर्टिकुलर वर्क को कितने मैन मिलके खत्म करेंगे? तो लेट्स सपोज दिस इज योर एक्स, तो रिलेशनशिप इज इनवर्स, तो इनवर्स का शॉर्टकट क्या बताया था? इससे इसको डिवाइड कीजिए, और ये तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 36, यहाँ से भी 60 आ जाता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क इन 15 डेज, जो कि 25 डेज में हो रहा था, बाई 36 मैन इज योर 60। सो मोर मैन कितना चाहिए? अगेन 60 माइनस 36 करके आपको आंसर दे देना है, विच इज योर 24। क्लियर? समझ गए बात को? लाइक दिस बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पे देखो 2 ही एलिमेंट था क्वेश्चन में, बेसिकली 2 एलिमेंट के बीच में ही चेंज आ रही थी, लेकिन हर वक्त इतना आसान क्वेश्चन रहता नहीं है, कभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी रहता है, देखेंगे धीरे धीरे, बट समझते चलिएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप, यही आपका कॉन्सेप्ट है। सो रीड द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 300 मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, हाउ मेनी वर्क कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज? देखो तो कहते एलिमेंट, मतलब कितना एलिमेंट है इधर? मैन है, वर्क है, और आपका डे है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों चेंज हो रहे हैं, तीनों आपका चेंज हो रहा है, वर्क भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ऑल आर वेरिंग। तो जो अपना फॉर्मूला है चेन रूल का m1d1 by w1 इक्वल टू m2d2 by w2 वी कैन यूज डायरेक्टली। तो m1 इक्वल टू कितना? 300 मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, तो वर्क इज 1 इक्वल टू व्हाट? हाउ मेनी मैन कैन डू द सेम 1/5 ऑफ द वर्क ना, तो मैन 2 हमको कैलकुलेट करना है, इन 15 डेज में कंप्लीट करना है ये वर्क को, तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय हाउ मच वर्क? 1/5 वर्क। सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m2, यही आपका आंसर पूछा है, तो m2 विल बी इक्वल टू 64 मैन। सिंपल। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीज वेरी कर रहा है, तो चेन रूल से बहुत इजीली सॉल्व हो गया, है कि नहीं? ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ना, ये गेट में भी पूछा गया था, ये सेम इस पैटर्न का क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बस लॉजिक है। 7 मशीन टेक 7 मिनट टू मेक 7 आइडेंटिकल टॉयज, मेकिंग ऑफ टॉयज इज वर्क। यहाँ पे वर्क क्या है? वर्क डायरेक्टली नहीं गिवन है, वर्क वर्ड डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट मेक ए टॉय, मेकिंग समथिंग इज वर्क। ओके, टू मेक 7 आइडेंटिकल टॉयज, दिस इज द वर्क। तो हाउ मेनी मिनट इट वुड टेक टू टेक 100 machine to make 100 toys? Very simple, same, by applying this formula only, m1d1 by w1 equal to m2d2 by w2, we can solve it। जैसे कि 7 मशीन है और 7 मिनट टाइम ले रहा है, तो 7 मैन टेकिंग 7 मिनट टाइम, तो मैन इंटू डे, है ना, तो ये फॉर्मेट में रहेगा। 7 इंटू 7 कितना टॉय बना पा रहा है? 7 टॉय बना रहा है, इक्वल टू अब पूछ रहा है 100 मशीन अगर आपको दे दिया और आपके पास टाइम कितना है, सॉरी टाइम कितना, आपको यही कैलकुलेट करना है, तो ये D2 कैलकुलेट करना है, और आपको कितना टॉइस बनाना है? 100। तो क्या आ गया? ये देखो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो सेम 7 मिनट, तो वो 7 मिनट के अंदर ही बना देगा, सेम टाइम में बना देगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से चीजों को सॉल्व किया जाता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल डियर। प्रोजेक्ट मैनेजरिंग का अगर जॉब आपको करना है, ठीक है, कोई एक रेस्पॉन्सिबल मैनेजरियल लेवल पे अगर आप हो, तो दिस काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन दिस काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, दिस लेवल ऑफ एप्टीट्यूड, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टॉपिक। ओके, रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई कीजिए। इन ए हॉस्टल देयर इज इनफ फूड फॉर 25 डेज, सफिशिएंट फॉर 40 स्टूडेंट ईच डे। एक कोई हॉस्टल है जिसमें 25 दिनों के लिए इनफ फूड है, जो कि 40 स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है पर डे के लिए, बट आफ्टर 5 डे, 5 दिन के बाद, देखो यहाँ पे बट है, मतलब 5 दिन के बाद कुछ ना कुछ हुआ होगा, बट आफ्टर 5 डे कॉमा
10 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल कंप्लीटली, 10 बच्चों ने हॉस्टल को कंप्लीटली छोड़ दिया, अब वो हॉस्टल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए, फॉर हाउ मेनी डे द रिमेनिंग फूड विल बी सफिशिएंट फॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहला। सेकेंड आंसर, हाउ मेनी मोर डेज द फूड कैन बी सप्लाइड बिकॉज ऑफ एग्जिट ऑफ दोज 10 स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, जस्ट ट्राई। देखिए, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्वेश्चन के ऊपर, कब से अप्लाई करना है? जब से चीजें इफेक्ट हुई हैं। इफेक्ट होने का क्या मतलब है? हिंट दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। जैसे 25 दिन के लिए फूड सफिशिएंट था ना, कितने स्टूडेंट के लिए? 40 स्टूडेंट के लिए। तो फर्स्ट डे 40 लोग खाए, सेकेंड डे भी 40 लोग खाए होंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे भी 40 लोग खाए होंगे। बट आफ्टर 5 डे ये बात कर रहा है, तो 6th डे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू हुआ, तो हमें फॉर्मूला या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग भी अपने को 6th डे से स्टार्ट करना चाहिए। अगर ये लॉजिक जो मैंने बोला अगर कैच कर लिए तो ट्राई कीजिए। सो लेट्स डू इट। देखो सिस्टम क्या है ना, सिस्टम इज वेरी सिंपल। 25 डेज आपको ऐसे कनेक्ट करना है इसमें। 25 डेज, सॉरी एक आ गई थी बच्ची। 25 डे के लिए खाना अवेलेबल था, कंप्लीटली सफिशिएंट था 40 स्टूडेंट के लिए जो कि हॉस्टल में रहते थे। फिर 5 दिन के बाद कुछ हुआ, तो इसमें से 5 दिन अगर घटा देंगे तो बचेगा क्या? 20 डे। तो 20 डे के बाद भी, मतलब ये जो 20 डे है, 5 दिन के बाद ये जो आपको 20 डे मिल रहा है, इस 20 डे तक भी 40 स्टूडेंट के लिए खाना अपने पास तो अवेलेबल है ना, कंप्लीटली अवेलेबल है। लेकिन 5 दिन के बाद कुछ हुआ था। 5 दिन के बाद क्या हुआ था? बेसिकली 10 स्टूडेंट लेफ्ट कर गए, तो स्टूडेंट कितना बचे? 30। अब ये पूछ रहा है कि कितना दिन के लिए ये खाना लास्ट कर जाएगा, तो एक्स डेज। यही चीज है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे किस तरह का प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन, ऑब्वियसली। ओके, मतलब कोई चीज कम रहा है, जैसे ये स्टूडेंट कम गया तो ये डे बढ़ जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स इनटू फॉर्म मीन्स m1d1 इक्वल टू m2d2, 20 इंटू 40 इक्वल टू 30 इंटू एक्स, और फिर d2 निकाल लो। तो d2 इक्वल टू व्हाट? 80 बाई 30, नहीं 800 बाई 30 मीन्स 80 बाई 3। तो ये 80 बाई 3 क्या होगा? 26। 2 बाई 3 कितना डेज? इतना डेज के लिए आपका खाना अब चल जाएगा। फिर रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनको आप 26 2/3 डेज तक फूड को सप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, पूछा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज यू आर एबल टू सप्लाई। तो एक्स्ट्रा डेज कितना हम सप्लाई कर पा रहे हैं? हमको बेसिकली कहां तक सप्लाई करना था? 20 डेज के लिए सप्लाई करना था। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए मतलब अभी ये 20 डेज पे देखोगे तो हमें बेसिकली 20 डेज के लिए सप्लाई करना था टोटल, ये भूल जाओ 5 दिन पहले तक, लेकिन हमको अब 20 डेज तक ही सप्लाई करना था। लेकिन अब हम सप्लाई कर सकते हैं टोटल कितना, जो खाना हमारे पास वो लास्टिंग कर रहा है इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, 26 2/3 डेज के लिए। तो एक्स्ट्रा कितना डेज हो गया? एक्स्ट्रा डे 26 2/3 माइनस 20 इक्वल टू 6 2/3 डेज। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है टाइम एंड वर्क का। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क का, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। ठीक है, तो थोड़ा 1 मार्क का ही था, क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, बट थोड़ा लेवल अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पढ़िए, 20 वर्कर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। क्या कह रहा है? 20 वर्कर मिलके एक काम को, कोई एक काम है उसको 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये बोल रहा है। कैन फिनिश, कैन शब्द इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में ग्रामेटिकल भी गेम हो जाता है। ओके, तो 20 वर्कर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 days. After how many days 5 workers should quit the job so that the work can be completed in 35 days? यहाँ पे हो क्या रहा है? वो ऐसा रहा है ना, मान लो यू आर ए प्रोजेक्ट मैनेजर, लेट्स सपोज ठीक है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, एज्यूम आगे बन भी जाएंगे, है ना, लेकिन अभी एज्यूम कर लीजिए कि अपन भी एक मैनेजर है। अभी क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क है आपके पास, अब उसके लिए आपने 20 बंदों को बुलाया। कितने लोगों को बुलाया? 20 लोगों को बुलाया है। 20 लोगों को बुलाया और वो 20 लोग, आपको लग रहा है वो 20 लोग मिलके इस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिस भी साइड पे आपने बुलाया उस साइड पे आपको लगा कि ये 20 लोग मिलके ये काम को मेरा 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसमें से कुछ नौटंकीबाज थे, कुछ आलतू फालतू लोग भी होंगे, नहीं खाना अच्छा नहीं लग रहा है, साइट लोकेशन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। काम करने का जिसको मन नहीं करता है, चोरी चकारी करना है, तो वो लोग बोले कि सर हम काम देखते हैं, करते हैं, अच्छा लगा तो रहेंगे, नहीं तो निकल लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये बात तो पक्का है ना कि देखो, जब ये पोटेंशियल था, अपना पोटेंशियल क्या था कि 20 वर्कर मिलके जो भी वर्क है उस वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता था, तो ये अपना टोटल पोटेंशियल था। लेकिन अब इसमें से यू आर वेरी मच डेफिनाइट कि 5 बंदे निकल जाएंगे। 5 बंदे निकल जाने के बाद लेकिन आपके पास एक प्रेशर है कि आपको 35 दिन में ही उस काम को कंप्लीट करना है, तो मुझे ये बताओ कि वो 5 बंदा कब जॉब को छोड़ के जाना चाहिए? समझ रहे हो? आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 वर्कर शुड क्विट द जॉब सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 35 डेज। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, ये शेड्यूलिंग रीशेड्यूलिंग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। सिंपल एप्टीट्यूड है, जस्ट अप्लाई द एप्टीट्यूड। देखिए, ये बात तो पक्का है अपना, 20 वर्कर मिलके जो भी वर्क है उसको 30 डेज में कंप्लीट कर देगा, ये चीज है कांस्टेंट। यस और नॉट? ये कांस्टेंट है। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास 20 वर्कर थे, ये टोटल वर्क है, ये क्या है, ये टोटल वर्क। तो वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है ना, जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो तो वर्क कांस्टेंट है। समझ रहे हो? तो इस चीज का फायदा उठा के अगर आपको ये समझ में आया कि वर्क यहाँ पे टोटल जो पहले करना था अभी भी वही उतना ही वर्क करना है, बस आदमी आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है। तो लेट्स सपोज 20 वर्कर मिलके एक्स डेज, मतलब अप टू एक्स डेज पहला काम किया, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हो गया, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। आफ्टर एक्स डेज क्या हुआ? आफ्टर एक्स डेज आपको ये हुआ 20 में से 15 लोग गायब हो गए। 20 में से कितने लोग गायब हो गए? सॉरी, 20 में से 5 लोग गायब हो गए, 5 वर्कर गायब हो गए, 5 लोग गायब हो गए, तो बचा कितना? 15 वर्कर आपके पास बचा। ये 15 वर्कर अब रिमेनिंग कितने डेज के लिए काम करना चाहिए? 35 माइनस एक्स डेज के लिए काम करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक्स डेज के लिए तो 20 लोगों ने पहले से ही काम कर रखा है, तो अब रिमेनिंग वर्कर अपना काम करना चाहिए 35 माइनस एक्स डेज के लिए। तो दिस इज द इक्वेशन, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 इंटू 300। तो ये टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये दोनों कांस्टेंट, वर्क इज सेम। सिंप्लीफाई दैट एक्स, तो एक्स इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लिए यहां से, तो यू विल गेट एक्स इक्वल टू 15 डेज। मतलब जैसे काम स्टार्ट होगा 15 दिन तक 20 लोग काम करना चाहिए, फिर 15 दिन के बाद अगर 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं तो जो 30 दिन में कंप्लीट होने वाला काम था वो अब 35 दिन में कंप्लीट होगा। हाँ, कितना ब्यूटीफुल वे में आपने इस चीजों को सॉल्व किया। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस अरेंज इट इन फॉर्म, मतलब एक फॉर्मेट। तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वर्क का क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि वर्क इज कांस्टेंट यहाँ, तो मैन इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, तो वो चीज है कांस्टेंट आपका, तो वही आप वही सेम चीज यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में अप्लाई करिए, मैन इनटू टाइम, मैन इनटू टाइम। ओके,
ये बात। सो कभी भी कोई अलग सा फॉर्मूला यूज करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट एक बेसिक इंटरनल वॉइस अगर आए क्वेश्चन को पढ़ के कि कैसे सॉल्व किया जाए तो सॉल्व हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस। बाकी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम एंड वर्क स्टार्टेड। तो अब तो चलेंगे डिटेल में, ये 2-3 टॉपिक है, बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। और डीआई का क्लासेस भी अपना स्टार्ट हो चुका है। सो डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और जिसको भी रियली जेन्युइनली प्रिपेयर करना है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी भी टाइम है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास, यू हैव। आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का प्रिपरेशन को। ओके, द फी स्ट्रक्चर इज 1499 फॉर नॉन टेक्निकल ओनली, 3499 फॉर टेक प्लस नॉन टेक बोथ। जिसमें चाहिए आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, नॉट टू वरी, selection is definite. We will follow you in a die-hard way. You will get selected. बाकी आपका मेहनत के ऊपर है, हम तो मोटिवेट ही कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द थिंग। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी जैसे टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है, घबराने का नहीं। 3-4 घंटे पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ाऊंगा, नॉट टू वरी। ओके, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अलग से दूंगा, है ना। पहले सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सब समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और कॉन्टैक्ट कैसे करना है ये चीज आप सभी को मालूम है। ओके, वेल, और जो न्यू स्टूडेंट है आप कैसे कॉन्टैक्ट करोगे? ऐप डाउनलोड करो, क्लास में एनरोल कर लो, कॉन्टैक्ट भी होते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।